जय हिंद साथियों, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। महात्मा ज्योतिराव फूले की 194वीं जयंती के अवसर पर आप सभी को मंगल कामनाएं। अंग्रेजों के आने के बाद भारत का सामाजिक ढांचा बदलने लगा था। लोगों में नए परिवर्तन को परखने, देखने व मंथन करने की दृष्टि उत्पन्न हुई। परंपरागत शिक्षा पद्धति नई शिक्षा पद्धति में बदल गई। अंग्रेज धीरे धीरे पाठशालाएं, छात्रावास एवं अस्पताल आदि खोलने लगे। दलित पढ़ने लगे। पेशवाइयों की दृष्टि मुरझाने लगी। वे अंग्रेजों को कोसने लगे। अपने धर्म ग्रंथों को पुनः खंगालने लगे। प्रेस की स्थापना के बाद लोगों में ताजा खबरों को पढ़ने की उत्सुकता बढ़ने लगी। कोलकाता से हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र ने समाज व राजनीति के प्रति नए ढंग से सोचने का नजरिया दिया। प्रेस की स्वतंत्रता ने सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की जो कवरेज की वह महत्वपूर्ण थी। उसने समाचार पत्रों के प्रति आकर्षक और बढ़ा दिया। समाज सुधारक समाज सेवा के साथ साथ पत्रकारिता करने लगे। ज्योतिराव फूले महाराष्ट्र के पहले समाज सुधारक थे, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था की सड़ी गली मान्यताओं को तिलांजलि देकर आदर्श भारत बनाने की सोची। पत्रकार कृपा भालेकर ने 1 जनवरी 1877 को दीनबंधु समाचार पत्र निकालकर मूक लोगों की आवाज दी। बाजीराव ने कर वसूली करने के लिए किसानों को धूप में नंगा खड़ा कर उनकी पीठ पर कोड़े लगवाए। शरीर के नाजुक स्थानों पर गर्म सलाखों से दागा गया। अस्पृश्य वर्ग धूप में दोपहर के समय या रात्रि को ही घर के बाहर निकल सकते थे, क्योंकि उनकी छाया यदि किसी पर पड़ जाए तो वह अपवित्र हो जाता था। उस अछूत को पीटा जाता था। पेशवा का आदेश था कि यदि कोई अस्पृश्य रास्ते से गुजरे तो उससे अपनी कमर में झाड़ू बांधनी होगी तथा गले में मटकी लटकानी होगी। झाड़ू बांधने का उद्देश्य था जिस रास्ते से वह गुजरे उस रास्ते पर उसके पद चिन्ह रह जाएं, तथा मटकी बांधने का उद्देश्य था कि वह इधर उधर न थूके। शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ग को ही हासिल था। निम्न वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा हासिल करना कानूनन अपराध था। स्त्रियों को चाहे वे किसी भी वर्ग अथवा जाति की क्यों न हो, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। विश्व के धर्म ग्रंथ पुरुष वर्ग ने लिखे हैं। उन्होंने स्वार्थ बुद्धि से नारी के प्राकृतिक मानवीय अधिकार छीन लिए और नारी को गुलाम बनाया। बाल विवाह का प्रचलन जोरों पर था। खेलने खाने की उम्र में उन्हें नन्ही बच्चियों को सास, ननद, जेठानी की धुड़कियां तथा ताने सुनने पड़ते थे। इनके विचारों की अभिव्यक्ति पर पूरी तरह से पाबंदी थी। सती प्रथा जोरों पर थी। यातना का एक तरीका केश मुंडन भी था। ऐसे दकियानूसी माहौल में ज्योतिराव फूले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में खानवाड़ी नामक गांव में 11 अप्रैल 1827 में हुआ। संत कबीर के क्रांतिकारी विचारों का उनके बाल्यापन पर गहरा प्रभाव पड़ा। साहू जी दलितों के मुक्तिदाता थे। ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के गुरु ज्योतिराव फूले के भी गुरु थे। महाराष्ट्र में राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र पूना में मुंबई थे। दोनों शहरों में जन सामान्य अंग्रेजी शिक्षा के प्रति आकर्षक अधिक था। इनका गहरा प्रभाव गैर ब्राह्मण जातियों पर पड़ा। यहाँ तक कि विस्थापित जातियां मुसलमान व पारसियों पर भी इनके विचारों का प्रभाव पड़ा और सामाजिक परिवर्तन के लिए नए ढंग से कार्य करने लगे। ये स्थानीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी भाषा भी पढ़ने लगे। परिणाम यह हुआ कि पठन पाठन के इस ढंग से प्रेस भी प्रभावित हुई। सन 1831 में गणपत कृष्ण द्वारा पंचांग समाचार पत्र ज्योतिराव फूले के सामने निकला। पत्र ने राजनीति के साथ साथ सामाजिक समस्याओं को भी प्रमुखता से छापा। सन 1835 में आनंद राम विठोबा के संपादन में पूना वार्ता नाम से समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। इसमें सामाजिक समता, स्थानीय खबरें तथा राष्ट्रीयता से ओत प्रोत लेख आदि छापे जाते थे।
सन 1849 में ज्ञान प्रकाश का प्रकाशन अंग्रेजी व मराठी भाषाओं में प्रारंभ हुआ। उस समय ज्योतिराव फूले ग्रेजुएशन के साथ समाज सेवा में संलग्न थे। भारतीय समाचार पत्र अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। मुंबई से प्रकाशित इंदु प्रकाश में महाराष्ट्र की समस्याओं का विस्तृत ब्यौरा होता था। यह समाचार पत्र मराठी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपता था। नेटिव ओपिनियन, स्वदेश हितेशु, ज्ञानचक्षु, बेलगांव समाचार आदि महाराष्ट्र से प्रकाशित हो रहे थे। इन सभी पत्रों का नजरिया सामाजिक समस्याओं से जुड़ा हुआ था। इससे यह सिद्ध होता है कि ज्योतिराव फूले के समय के समाचार पत्रों में सामाजिक प्रश्नों को प्रमुखता से छापा जाता था, क्योंकि सामाजिक कुरीतियों से ग्रस्त लोग समाज सेवा में आते थे। यही लोग पत्र पत्रिकाएं निकालकर समाज को कुरीतियों से जागरूक करना चाहते थे। पुरानी परंपराओं को त्याग कर नए जमाने के साथ जोड़ना चाहते थे। दलितों पर होने वाला अन्याय एक तरह से सृष्टि के नियम के विरुद्ध था, नैतिकता के विरुद्ध था। ज्योतिराव फूले ने विचार किया और हिंदू धर्म के इस छुआछूत के, कुष्ठ रोग, ऊंच नीच की अमानवीय भावना तथा रूढ़ियों, अंधविश्वासों के डरावने दैत्य को नष्ट करने का संकल्प लिया। आधुनिक युग की सामाजिक क्रांति का विचार ही सबसे पहले ज्योतिराव फूले ने दुनिया के सामने रखा। ब्राह्मणवाद को यदि किसी ने सशक्त एवं सार्थक चुनौती दी तो वे ज्योतिराव फूले ने दी। ज्योतिराव ने जिस समाज सुधार की नींव रखी वह साधारण नहीं थी। वैसे भी यहाँ के लोगों के विचार और आंदोलन का उद्देश्य जन शिक्षा व जन कल्याण रहा है। ज्योतिराव फूले के समाज सुधार का ही परिणाम था कि एक बालिका ने निबंध प्रतियोगिता में लिखा है कि हे प्रभु, तूने हम पर कृपा कर यहाँ दयालु अंग्रेज शासक भिजवा दिया। उनके कारण हमारे वंश में वृद्धि हो रही है। अंग्रेजों के भगवान से पहले यह ऊंची जाति के लोग हमसे जरा सा अपराध होने पर महार मांग जातियों के लोगों की गर्दन काट देते थे। हमें गुल टेकड़ी के आम बाजार में घूमने की इजाजत नहीं थी। वह आजादी अब मिल गई है। ज्योतिराव की पाठशाला में शिक्षा पाने वाली इस लड़की के लेख से हम समझ सकते हैं कि भारतीय समाज में दलित वर्ग की मानसिकता में कितना परिवर्तन आया था। दरअसल ज्योतिराव फूले ने शूद्रों की अज्ञानता का मूल कारण शिक्षा को माना। इनका कहना था कि शिक्षा के अभाव में बुद्धि का ह्रास हुआ, बुद्धि के अभाव में नैतिकता की अवनति हुई, नैतिकता के अभाव में संपत्ति लुप्त हो गई, संपत्ति के अभाव में शूद्र मिट गए। सारी विपत्तियों का आविर्भाव निरक्षरता से हुआ। साक्षर करने के लिए 1 जनवरी 1848 को पूना में लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला तथा प्रथम दिन शेणवी प्रभु आदि समाज की 9 छात्राएं स्कूल पहुंची। ब्राह्मणों ने ज्योतिराव फूले के शिक्षण कार्य पर घोर विरोध किया। ज्योतिराव फूले शूद्रों को पढ़ाकर ब्राह्मणों के बराबर बैठाने का काम कर रहा है। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध काम कर रहा है। ज्योतिराव फूले धर्मद्रोही है, षड्यंत्रकारी है। स्वयं ज्योतिराव फूले कहते हैं कि यह अंग्रेजी हुकूमत आज है, कल नहीं रहेगी, लेकिन जब तक यह ब्रिटिश सरकार है तब तक जल्दी से जल्दी लोगों को ब्राह्मणों से अपने आप को आज़ाद कर लेना चाहिए। 17 फरवरी 1852 में ज्योतिराव फूले के विद्यालय की परीक्षा लेने मेजर कैंडी परीक्षक के रूप में आए। तब कैंडी ने कहा कि सरकारी विद्यालयों और मिशनरी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्राओं की अपेक्षा ये विद्यार्थी प्रतिभा में उनसे 10 गुना आगे और तीव्र बुद्धि वाले हैं। 1852 में ज्योतिराव फूले ने दलित पिछड़ों के लिए वाचनालय की स्थापना की। गवर्नर महोदय ने निरीक्षण के समय कहा कि जो काम सरकार को करना चाहिए था और जिसे करने में सरकार हिचकिचा रही थी, वह काम ज्योतिराव फूले ने अपने दम पर पूरा कर दिखाया। इस दिशा में फूले ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। सरकार और हम सब उनकी बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं।
मेजर कैंडी ने अपनी सरकार की ओर से ज्योतिराव फूले के जनहित कार्यों की प्रशंसा की। उसके उपरांत गवर्नर महोदय ने 200 रुपए की राशि तथा उनके सम्मान में एक शाल भेंट किया। ज्योतिराव फूले को मिले इस सरकारी सम्मान का समाचार सभी अखबारों में समान रूप से प्रकाशित हुआ। बॉम्बे गार्जियन, पूना ऑब्जर्वर, ज्ञान प्रकाश, ज्ञानोदय आदि तत्कालीन सभी समाचार पत्रों ने ज्योतिराव फूले के कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और लिखा कि ज्योतिराव फूले ने वह ऐतिहासिक काम किया है जो पिछले 3000 सालों में कोई नहीं कर सका। उनकी प्रतिभा, परिश्रम, सदिच्छा, मानवता के प्रति समर्पण और कर्तव्यपरायणता की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। ज्योतिराव फूले ने अपने मित्रों को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह सम्मान केवल मेरा नहीं है बल्कि उन सबका है जिन्होंने महिलाओं तथा अतिशूद्रों को शिक्षित करने में के कार्य में मेरी सहायता की। मैं ज्ञान का दीपक लेकर उन सबके पास जाना चाहता हूँ जिनके जीवन में ज्ञान का अंधेरा है। मैं अपना कार्य अपने विवेक की प्रेरणा से कर रहा हूँ। इस सम्मान वस्त्र ने प्रमाणित कर दिया है कि ज्ञान सभी के लिए है, वह किसी की बकौती नहीं है। पूना ऑब्जर्वर समाचार पत्र अपने 21 अगस्त 1852 के अंक में इस संबंध में लिखता है, ज्योतिराव फूले ने महार, मांगढेड़, चमार आदि अछूत जाति के लड़के लड़कियों के लिए बेतालपेट में विद्यालयों की स्थापना की। इन दोनों विद्यालयों में अध्ययन का कार्य ज्योतिराव की देखरेख में ही होता था। इसके लिए धन की व्यवस्था भी ज्योतिराव फूले ने अपने निजी प्रयासों से करते थे। यह बात अलग है कि कभी कभार अंग्रेज अधिकारियों से तथा समाज के अन्य उदार लोगों से कुछ दान मिल जाता था। उस समय समाज व्यवस्था इतनी लाचार एवं एकांगी थी कि 60-70 साल के बूढ़े आदमी का विवाह 12 साल की बालिका के साथ कर दिया जाता था। अल्प आयु में बहु बेटियां विधवा हो जाती थी। पति की चिता के साथ उनको भी सती होना पड़ता था। अपने भाई की पत्नी को स्वयं ही पति के चिता पर जलते देखकर राजा राम मोहन राय का कलेजा तड़प उठता था। उन्होंने सती प्रथा को रोकने के लिए आंदोलन शुरू किया। सती प्रथा मूल रूप से भारतीय समाज की बहु बेटियों की समस्या थी। बाल विधवाओं को अंधेरे कमरे में रखा जाता था। सूखी रोटी, फटे लाल रंग के कपड़े और केश वपन पर ही गुजारनी पड़ती थी। उन्हें ससुराल में परिवार के किसी भी व्यक्ति की वासना का शिकार होना पड़ता था। बाल विधवाएं मां बनने वाली होती थी तो उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती थी। ज्योतिराव फूले ने सती प्रथा का विरोध किया। ज्योतिराव फूले ने विधवाओं का पुनर्विवाह करने का कार्य शुरू किया। उस समय शूद्र अतिशूद्र जाति में पुनर्विवाह की प्रथा थी, लेकिन उच्च वर्ग में नहीं था। उन्होंने 8 मार्च 1864 को गोखले बाग में शेरवी परिवार में एक पुनर्विवाह कराया। इस विवाह को न्यायमूर्ति महोदय गोविंद रनाड़े ने भी समर्थन दिया। तब लोगों ने ज्योतिराव फूले की तीखी आलोचना की, पर विष्णु शास्त्री ने 1864 में विधवा विवाह आंदोलन को गति दी थी। इन्होंने विधवाओं को नाना प्रकार के अपमानों व यातनाओं से बचाने के लिए नौकरी तक त्याग दी। ज्योतिराव फूले ने बाल विधवाओं को गुप्त रूप से प्रसूति करवाने के लिए और उनकी संतानों का आश्रय दिलाने के लिए प्रसूति गृह की स्थापना की। ये प्रसूति गृह ज्योतिराव फूले ने अपनी निवास स्थान पर बाल हत्या प्रतिबंध गृह स्थापित किया। सावित्रीबाई फूले दाई का काम करने लगीं। ज्योतिराव फूले द्वारा संचालित विधवा प्रसूति गृह जैसी संस्था अपने तरह की देश की प्रथम संस्था थी। फूले सामाजिक हित की बात सोचते थे, जिसे उस समय के अखबार प्रमुखता से छापते थे। सन 1865 में प्रसिद्ध ग्रंथ जाति भेद विवेक सार प्रकाशित हुआ। इसकी समीक्षा उस समय के सभी पत्रों में छपी, जिसका दूरगामी प्रभाव पड़ा। इस पर क्रिया प्रतिक्रिया लगातार छपती रही। शूद्र कौन, क्या, इनका निवास स्थान तथा पौराणिक आख्यानों में इन पर टिप्पणी आदि पर ज्योतिराव फूले ने नई दृष्टि डाली थी। उन्होंने साफ लिखा था, हमारे सारे पौराणिक आख्यान जातिभेद पैदा करते हैं। ईश्वर के प्रति अंधभक्ति जाति भेद की जड़ है। इस ग्रंथ का प्रकाशन ज्योतिराव के निर्देशन में हुआ था। इसके प्रकाशक वासुदेव नवरंगे थे।
नवरंगे ज्योतिराव फूले से गहरे स्तर पर प्रभावित थे। उसने सामाजिक समता की स्थापना के लिए आंदोलन किया। उसने पड़वल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका विश्वास था कि जातियों को समूल नष्ट किए बिना निम्न जाति के लोगों का उद्धार संभव नहीं है। इस ग्रंथ में ज्योतिराव फूले के प्रभावों को बढ़ चढ़कर के उल्लेख किया गया है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों ने जाति भेद की दीवार खड़ी कर हिंदू धर्म को पराजित किया है। जाति भेद समाज में समानता, स्वाधीनता और बुद्धि की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। समाज परिवर्तन के इस आंदोलन को उस समय के तमाम समाचार पत्रों ने उत्साहित किया तथा इसमें भाग लेने वाले लोगों की बुरी बुरी प्रशंसा की। लोकहितवादी भंडारण मदन, श्री कृष्ण, तुकाराम, पड़वल आदि व्यक्तियों ने फूले के आंदोलन की प्रशंसा की। सन 1875 में ज्योतिराव फूले ने रामचंद्र हरीश शिंदे और कृष्णराव भालेकर के सहयोग से पूना में एक कंपनी बनाई जिसका नाम था पूना कमर्शियल कॉन्ट्रैक्टिव कंपनी। इस कंपनी से होने वाला मुनाफा फूले ने सामाजिक कार्य में लगाया। इसके बाद ब्राह्मण भट्ट जी, जोशी, पुरोहित और इसी तरह के लोगों की गुलामी से मुक्त करने के लिए ही सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इसमें 300 कार्यकर्ता थे जिनका मुख्य ध्येय निम्न वर्ग के कार्य व समस्याओं को एकत्र करना तथा इसकी रिपोर्ट समाचार पत्र पत्रिकाओं में भेजना था। सन 1879 में आंदोलन चलाया। इसमें दलित, शोषित समाज के लोग भी शामिल थे जिन्होंने इस आंदोलन की खबरों को देश विदेश के समाचार पत्रों में प्रमुखता से छापा। इस आंदोलन से महाराष्ट्र में काफी खून खराबा हुआ। इसमें मारे जाने वाले लोग ज्यादातर दलित ही थे। समाज के तथाकथित सफेद पोश वर्ग तथा उच्च जातियों ने उसे हवा दी तथा स्वयं दूर रहे। सन 1883 को वासुदेव फड़के को जेल हो गई। फूले ने इसका विरोध किया। उन्होंने निम्न जातियों की अशिक्षा का लाभ उठाया है। यह बहुत ही गलत है। यद्यपि उदारवादी लोगों ने 8 अप्रैल 1870 के दिन सार्वजनिक सभा नाम से एक संस्था स्थापित की। इसके प्रमुख थे सार्वजनिक काका, गणेश वासुदेव जोशी और सदाशिव गोवंडे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था जनता तथा समाचार पत्रों आदि की शिकायतों को एकत्र करना और उन्हें सरकार तक पहुंचाना। लॉर्ड लिटन ने अखबारों की आवाज पर पाबंदी लगाने के लिए कानून निकाला था। इसके विरोध में पहली बार समाचार पत्रों का एक संगठन तैयार हुआ। संगठन की सभा में यह तय हुआ कि समाचार पत्र किसी वर्ग विशेष का गुलाम नहीं है। सन 1872 में ज्योतिराव फूले की पुस्तक गुलामगिरी प्रकाशित हुई। पुस्तक में फ्रांस की राज्य क्रांति का जिक्र किया गया। पुस्तक नीग्रो लोगों को समर्पित की गई। पुस्तक प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई थी। ज्योतिराव फूले पुस्तक में लिखते हैं कि शूद्र लोग ही इस देश का जीवन है। अपने आर्थिक या राजनीतिक संकट में सरकार उन पर पूरा विश्वास रखे। वह ब्राह्मणों पर बिल्कुल भरोसा न करे। यदि सरकार शूद्रों के मन में सुख शांति पैदा कर सके तो फिर में उनकी निष्ठा के बारे में वह कभी शंकित नहीं रहेगी। छुआछूत मिटाने के लिए सार्वजनिक विद्यालय खोलने के लिए मदद की अपील की। ज्योतिराव फूले ने भविष्यवाणी की थी, जब हिंदुस्तान के लोग स्वराज चलाने योग्य हो जाएंगे, तब यदि अंग्रेज हुकूमत उन्हें अधिकार नहीं सौंपेगी तो हिंदुस्तान में भी वही होगा जो अमेरिका में नीग्रो समुदाय के साथ हुआ। शूद्र अतिशूद्रों द्वारा ब्राह्मणों की पौराणिक मान्यताओं का विरोध करना, ब्राह्मणों की मक्कारी के जाल से मुक्त कराना, पुराणों पर स्थित जन्मजात जाति गुलामी से छुटकारा दिलाना, छोटे गरीब लोगों तथा उनके परिवारों को शिक्षित करना तथा अंधविश्वासों के प्रति शूद्र समाज को जागरूक कराने का उद्देश्य से 24 सितंबर 1873 को ज्योतिराव फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। कला, इतिहास, धर्म, साहित्य, समाज, संस्कृति आदि से अवगत होने के लिए पत्र पत्रिकाएं एक महत्वपूर्ण साधन है। ये जन शिक्षा व जन सेवा की आधार होती हैं। ऐसा सोचकर ज्योतिराव फूले ने 1 जनवरी 1877 को दीनबंधु नाम से समाचार पत्र पूना से प्रकाशित किया। उस समय पत्र के संपादक कृष्णराव भालेकर थे। इन्होंने किसानों के कल्याण के लिए पहल की।
आधुनिक भारत के इतिहास में मजदूरों और किसानों को संगठित और जागृत करने के लिए फूले का यह पहला प्रयास भारत के मजदूरों का दीनबंधु पहला समाचार पत्र था, जो बाद में सत्यशोधक समाज का मुख्य पत्र बन गया था। इस अखबार में सत्यशोधक समाज के उद्देश्य, गतिविधियां व संगठन की वार्षिक रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाती थी। नारीकेश मुंडन के विरोध में दीनबंधु अखबार ने लेखमाला प्रकाशित की। ज्ञान प्रकाश जैसे मशहूर अखबार ने भी इस प्रथा की बार बार आलोचना की। 24 फरवरी 1870 में इंद्रप्रकाश पत्रिका के अंक में भी एक विज्ञापन छापा। जबरन नारी के केश मुंडन आदि। केश मुंडन हिंदू दंड संहिता की धारा 352 के अनुसार एक अपराध है। दीनबंधु समाचार पत्र के माध्यम से ज्योतिराव फूले ने मजदूरों व किसानों की दुर्दशा पर प्रश्न उठाए। उन्होंने इसके संपादकियों में मिल मालिकों की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाए। दीनबंधु की संपादकीय में संपादक लिखते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में इन दिनों पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन बढ़ता जा रहा है, किंतु ये अखबार किसानों, मजदूरों, श्रमिकों आदि की हालात सुधारने के लिए बिल्कुल कोशिश नहीं करते हैं। हर साल लाखों रुपए स्थानीय फंडों में जमा किए जाते हैं, लेकिन साधारण जनता की संतानें अबोध ही रहती हैं। 10-10 गांवों में एक पाठशाला तक नहीं है। किसानों के लिए शुरू किए गए नए कानून के कारण साहूकारों का सर्वनाश हो गया। इस तरह की खबरों को इन अखबारों में खूब छापा जाता था, लेकिन कोई यह सच्चाई उजागर नहीं कर सका कि इन साहूकारों ने इन किसानों की झोंपड़ियों की धरनियां तक नहीं टिकने दी। परिणाम यह हुआ कि सरकार ने सन 1875 में एक कमेटी नियुक्त की, जिनसे उक्त आपत्तियों पर सुनवाई हुई। मजदूरों, किसानों की जिन समस्याओं को सामान्य मीडिया ने नजरअंदाज किया, उन्हीं समस्याओं को दीनबंधु ने प्रमुखता से छापा। नारायण लोखंडे ने भी दीनबंधु में संपादक के रूप में काम किया। ज्योतिराव फूले ने की प्रेरणा से अज्ञानी, लाचार, गरीब मजदूरों की समस्याओं पर कलम चलाई। पत्र के संपादक बदलते चले गए, पर उद्देश्य नहीं बदला। सन 1885 में सहभावी राव महाराज ने पूना में एक विशाल रैली का आयोजन किया। रानाडे, भंडारकर तथा फूले ने भाषण दिए। ज्ञान प्रकाश ने रानाडे के भाषण की प्रशंसा की, लेकिन ज्योतिराव फूले रानाडे के भाषण से खुश नहीं थे। उन्होंने रानाडे के विचारों का खंडन किया, दलितों का मार्गदर्शन किया। अगर अंग्रेज न आए होते तो हिंदुस्तान में दलितों पर अत्याचार होते ही रहते। ब्राह्मण, साहूकार, मारवाड़ी इनकी जमीन हड़प लेते थे। मीठी मीठी बातें करके उन्हें झूठे वायदों में फंसा लेते थे। उन्हें दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर देते थे। 3 साल के बाद दीनबंधु का प्रकाशन पूना के अलावा बम्बई में भी होने लगा। गोपाल बाबा बलंकर फूले के समकालीन थे। ये फौज से अवकाश प्राप्त करके लेखन कार्य करने लगे थे। 23 अक्टूबर 1888 को अछूतपन का विनाश नाम की एक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक सामाजिक और धार्मिक चिंतन का परिणाम है। हिंदू समाज और व्यवस्था का बुनियादी स्तर पर जो विश्लेषण किया है, वह विद्रोह का ही परिणाम था। वलंकर जी लिखते हैं कि अछूतों की सभी जातियों को संगठित करके सामूहिक रूप से गुलामी में जीवन जीने के लिए मजबूर करने वाले धर्मशास्त्रों का, रूढ़ियों का और परंपराओं का विरोध करने के लिए प्रेरित किया है। इंद्रप्रकाश समाचार पत्र सन 1862 में बंबई से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक जनार्दन सखाराम गाडगिल थे। इसका दृष्टिकोण धारात्मक था। मराठी व अंग्रेजी भाषा में छपता था। सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, नारी उद्वार जैसे समाज सुधारने के समर्थन में खड़ा रहा था। आदि बातों को प्रमुखता से छापा जाता था। इसे नरम दल वालों का पत्र माना जाता था। 3 मार्च 1884 के हिंदू प्रकाश में लिखा कि अंग्रेज हमेशा कहते हैं कि उनके राज्य में छोटे बड़े सभी को एक सा न्याय मिलता है, परंतु देखा गया है कि अमीर लोग पैसा खर्च करके न्याय प्राप्त कर लेते हैं और गरीब उन अन्याय सहन करके भी चुप बैठना पड़ता है। हमारा राष्ट्र परकीय सत्ता आने के पहले जितना सुखी था, उसके 1 दशमांश भी अभी सुखी नहीं है, पर अंग्रेजों का शासन होने के कारण रेलगाड़ी, तार यंत्र, छापाखाना, समाचार पत्र, कारखाने, विद्यासागर आदि की सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। इसके लिए अंग्रेज सरकार का आभार मानना चाहिए।
प्रमोद सिंधु और इंद्र प्रकाश इन 2 समाचार पत्रों ने समाचार के प्रशंसनीय उद्देश्यों को प्रकाशित किया। गोपाल गणेश आगरकर ने सुधारक का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि समाज समस्या में पैदा हुए दोषों पर बखूबी अंगुली रखकर समाज को दिशा दिखाने का लक्ष्य ही अपनाया था। ज्ञानोदय पत्रिका के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए अपनी कलम का इस्तेमाल किया। हिंदू धर्म की अहितकारी परंपराओं का विरोध किया। हिंदू अखबारों ने ज्ञानोदय की जोरदार आलोचना की। पूना में ज्ञान प्रकाश नामक पत्रिका ब्राह्मणों द्वारा चलाई जाती थी। जब ज्योतिराव फूले द्वारा स्थापित शूद्रों के बालक बालिकाओं की विद्यालयों में सार्वजनिक परीक्षा हुई और अंग्रेज अधिकारियों ने इन शूद्र बच्चों की सफलता के लिए ज्योतिराव की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। पत्रिका ने 5 सितंबर 1853 के अंक में ज्योतिराव फूले की जमकर आलोचना की। पत्रिका का कहना था कि ज्योतिराव फूले शूद्रों की पतित एवं दुर्गत अवस्था के लिए केवल ब्राह्मणों को ही दोष देते हैं। ज्योतिराव फूले के अनेक ब्राह्मण सहयोगी हैं, लेकिन उन्होंने अपने परीक्षा विवरण में उनके नामों का उल्लेख तक नहीं किया है। अन्यथा पता चल जाता कि आज अनेक ऐसे भी ब्राह्मण हैं जो शूद्रों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। ज्ञान प्रकाश की भेद नीति का ही एक उदाहरण है। टिप्पणी का उद्देश्य ज्योतिराव फूले के ब्राह्मण सहयोगी मित्रों को उनसे अलग थलग करना था, न कि कुछ ब्राह्मणों के अच्छे कार्यकलापों को प्रकट करना था। पूना व सोलापुर जिलों में जबरदस्त अकाल पड़ा। हजारों लोगों व जानवरों की मृत्यु की हो गई। जब ज्योतिराव फूले ने जनता से अपील की, अपील 24 मई 1877 के ज्ञान प्रकाश में प्रकाशित हुई। अपील में कहा गया कि समाज के आदेश के अनुसार लोगों को नम्रता पूर्वक यह सूचित किया जाता रहा है कि समाज के द्वारा विक्टोरिया बालाश्रम की स्थापना की गई है। अकालग्रस्त लोग अपने बाल बच्चों को घरों पर ही छोड़कर जाने लगे हैं और उसी के परिणाम इंदापुर, मिरज और तास गांव की और के ब्राह्मणों को छोड़कर बाकी सभी जातियों के बेसहारा लोग अपने बाल बच्चों को इकट्ठा हुए हैं। लोगों को कभी कभी 2-2, 3-3 दिन का अनाज तक का दाना भी नसीब नहीं होता है। भूख से तड़पते रहना पड़ता है, इसलिए अब उनकी केवल हड्डियां ही बाकी बची हैं। इसके अलावा कपड़ों के बिना वे केवल बेहाल हैं कि उनका यहाँ पूरी तरह से ब्यौरेवार जिक्र करते मेरा कलेजा मुँह आ जाता है। उनकी दुर्दशा पर मुझे बड़ी पीड़ा होती है, इसलिए इस सूचना को देखते हुए आप सभी सदस्यों और सभी दयालु सज्जनों से निवेदन है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ मदद भेजने की जल्दी करें। आपके ऐसा करने का मतलब यही होगा कि आप लोगों ने इस समय अपना फर्ज अदा करके बड़ी मेहरबानी की है। दलितों पर शासन प्रशासन को लेकर गांव कस्बों में जुल्म होते थे, तब समाचार पत्र उन अन्यायों के मामलों को कभी नहीं उठाते थे। वे इस अन्याय में चुप्पी इसलिए भी साध लेते थे क्योंकि यह सब अनर्थ उनके जाति बंधुओं द्वारा ही किया जाता था। पत्रकारों के इस घोर पक्षपात एवं पूर्वाग्रह से ग्रस्त मानसिकता पर गरजते हुए ज्योतिराव फूले कहते हैं कि भट्ट ब्राह्मण पत्रकारों की शूद्र अतिशूद्र समाज के साथ जीवन में कभी भी मुलाकात नहीं हो सकती। दूसरी बात, शूद्र अतिशूद्र को यह पता ही नहीं है कि समाचार पत्र किस वस्तु का नाम होता है। ऐसे में इन निहायत ना समझ लोगों के विचारों को ये पत्रकार किस प्रकार जान पाएंगे। ज्योतिराव फूले के समय की पत्रकारिता जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त थी। जिस तरीके से ज्योतिराव फूले ने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, उस हिसाब से पत्रकारिता के साथ नहीं दिया, क्योंकि पत्रकारिता में पत्रकार स्वयं जाति के थे। इनका पूरा ध्यान स्वर्ण समस्याओं पर ही केंद्रित रहा था। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।